हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज किया है यूकेपीएससी ने। यूकेपीएससी क्या है? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है हिंदी में है। जहां जहां पे भी मुझे समझ में आएगा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगी, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये जो वैकेंसी है वो प्रयोगशाला सहायक की है, मतलब लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट की कौन सी लैब? फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। अभी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गई थी 28 जून को। 28 जून को रिलीज हुई थी। आपके पास लास्ट डेट का टाइम है 18 जुलाई। 18 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कॉलम से आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ओके, सो ये जो पोस्ट है वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से आई है। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ते जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ग परीक्षा 2023। तो ये क्लियर अभी तक हो गया होगा कि यू हैव टू गिव एग्जाम टू गेट दी जॉब। आपको एग्जाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, एंड ये गवर्नमेंट जॉब है, वेरी सिक्योर जॉब, एंड दैट टू इन फोरेंसिक लेबोरेटरी। कितने पोस्ट है? 11 पोस्ट है, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ओके, अब ये जो एग्जाम है आपको 11 पोस्ट के कंपटीशन की देनी है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट उन्होंने बताई हुई है psc.uk.government.in। 18 जुलाई याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आपको 16th आप कंसीडर करो कि 16 जुलाई इज द लास्ट डेट। फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट मोमेंट पे क्रैश हो जाएगी वेबसाइट, अप्लाई नहीं हो पाएगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये रिस्क मत लो। इफ यू रियली वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन एंड आप ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हो लैब असिस्टेंट के तौर पे, सॉरी, लैब असिस्टेंट के तौर पे, तो आपको 16 जुलाई कंसीडर करना है कि लास्ट डेट है। दिस इज फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। रहने के लिए तो 18 जुलाई है, बट आप भूल जाते हो। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिल करेंगे, विच इज नॉट गुड बाय द वे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ ट्राई टू फिल द फॉर्म बिफोर लास्ट डेट। ओके, अब हम ये भी देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है, सिलेबस, हम सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल हम सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण निर्देश। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित एवं सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। सो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर समवन हु हैव रिजर्वेशंस, ठीक है, तो जितने भी रिजर्वेशन, आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही बिल्कुल क्लियरली मेंशन करेंगे इफ यू कम इन रिजर्व कैंडिडेट, इफ यू कम इन रिजर्व कैटेगरी। नेक्स्ट है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक आर्यताएं एवं अन्य आर्यताएं अवश्य धारित करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल, सबसे पहले तो याद रखो 18 जुलाई इज द लास्ट डेट। अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट करनी चाहिए, आप एलिजिबल होने चाहिए। आप फॉर्म फिल कर दोगे फिर एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको चेक कर लेना है इफ यू आर एलिजिबल और नॉट, ठीक है। अभ्यर्थी की शैक्षिक आर्यताएं के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह मानी जाएगी जो अंक प्राप्त निर्गित हो की तिथि हो। सो आपकी जो मार्कशीट इशू डेट है वो इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें और इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, बट आपकी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुई यूनिवर्सिटी में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपकी मार्कशीट इशूइंग डेट मेंशन्ड होनी चाहिए उसमें, और वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के पहले की होनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक आर्यता विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक आर्यता अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इशूइंग डेट का अंकन हो। आपको ये मेंशन करना है कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी मार्कशीट आने वाली है या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही सही भरे। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरना है, करेक्ट करेक्ट भरना है। अगर फिर बाद में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप डिबार्ट हो जाओगे इस एग्जाम से। किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करना चाहिए, किसी भी तरीके का इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना है। अगर आप कोई भी इशू क्रिएट करते हैं, किसी भी तरीके के फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हो, एज के लिए हो, या फिर आपके रिजर्वेशन के लिए हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा आने वाले 5 साल के लिए। तो इस एग्जाम में तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कर पाओगे, नहीं दे पाओगे।
नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तित, अगर आपको एडिट करना है, रिकरेक्ट करना है, उसके लिए एक बार विंडो ओपन होगी तो आप वो वापस से रिकरेक्शन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि दावे को संशोधित परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। एक बार आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, जो भी करेक्शन करना है तभी ही कर लेना, ऐसा नहीं कि उस समय मिस कर दिया, उस समय फिर से गलत कर दिया एंड फिर आप मेल्स कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि रिकरेक्शन करना है, रिकरेक्शन करना है। इन्होंने पहले ही लिखित में, रिटन मैनर में आपको बोल दिया कि भाई एक बार विंडो ओपन होने वाली है, करेक्शन रिकरेक्शन है, एडिटिंग कोई करनी है तो कर लो, बार बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए आपको एनेक्जर 1 देखना है, आपको सिलेबस के लिए एनेक्जर 2 देखना है, रिजर्वेशन के लिए एनेक्जर 3 देखना है, कितनी कितनी आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, इसके लिए एनेक्जर 4 देखना है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर, एनेक्जर 5, 40% से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुद्ध लेखन अन्य सुविधा प्रदान किए जाने की संबंधित मार्गदर्शिका। इफ यू आर अ स्पेशल कैंडिडेट तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट भी मिलेंगे, या आपको एनेक्जर 6 में देखना है। 40% से कम, जो 40% से कम दिव्यांग है उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो एनेक्जर 7 में देखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति एवं किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित नहीं किया जाना है। आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उसका प्रिंट आउट भी ले रहे हो तो वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको कोई भी प्रिंट आउट सेंड नहीं करने हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एड्रेस पे। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, आपके जॉब के लिए रिटन एग्जाम कंडक्ट करी जाएगी। आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र से स्व हस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य आर्यता, अधिमानी आर्यता, अनिवार्य आर्यता होती है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अधिमानी आर्यता होती है जो बेनिफिशियल आप एक्स्ट्रा जो रखते हैं, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित शाया प्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जब आपको कमीशन बोलेगा, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखाओ, तब आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने रहेंगे। पर जब ये बोला जाएगा आयोग के द्वारा या फिर कमीशन की साइड से, विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों के दावे प्रमाण पत्रों में भिन्नता या कमी पाई जाती है तो अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप एनएलिजिबल हो जाएंगे कब, अगर आपने प्रॉमिस करा है कोई एक्सपीरियंस या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मेंशन करा है पर वो आपके पास नहीं है, या आपने जो बताया है उससे कम भी है या फिर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो भी आपको इनएलिजिबल मान लिया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी वो एमसीक्यू टाइप होगी, जो आपकी रिटन एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप की होगी एंड हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको उसमें पढ़नी है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एसएमएस के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू प्रेषित करी जाएगी, सेंड करी जाएगी, तो आपको अपना ईमेल, आपका नंबर सही से डालना है, ईमेल सही से डालना है ताकि कम्युनिकेशन हो सके। ओके, सो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो डिस्कस कर ली हैं लग रहा है। प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्ह अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के एनेक्सर 4 में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी उप श्रेणी के अनुसार न्यूनतम कार्यकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। आप पास होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपके मेरिट में नाम होंगे, आपकी कैटेगरी वाइज भी और आपके जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन करे उसके अकॉर्डिंग भी। सो उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, ये आपके एनेक्सर 4 में मेरिट से रिलेटेड जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। लिखित परीक्षा एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि की सूचना समय आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करी जाएगी। तो जो भी आपके एमसीक्यू एग्जाम्स है उनका जो सेंटर है, जो एग्जाम्स आप दोगे, एमसीक्यू एग्जाम दोगे, सेंटर एग्जाम डेट आपको इनकी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलेगा। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्ट गो थ्रू इट। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे, अब हम इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि जो आपके पोस्ट का नाम है, ये प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट, टोटल 11 पोस्ट है। आपका जो सैलरी है वो लेवल 4 का होने वाला है, मतलब 25,500 से 81,100 में। जो आपका पोस्ट है ये स्थाई है,
अराजपत्रित है, आशादायी पेंशन योजना से आच्छादित है, मतलब आपको सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें मिलेंगी, आपकी परमानेंट पोस्ट है, ठीक है, और इसमें जो भी पेंशन स्कीम्स ज्वाइंट है वो आपको मिलेंगी। अनिवार्य शैक्षिक अहर्यता क्या है, मतलब रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस में से किसी भी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में बीएससी डिग्री होनी चाहिए। सो सिर्फ आपको बीएससी पास होना है, बीएससी पास होना है किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी मतलब बॉटनी, बॉटनी में, जूलॉजी में, या फिर फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस में। सो आप एलिजिबल हैं अगर आपकी बीएससी क्लियर है तो, ठीक है। अधिमानी आर्यता मतलब जो आपको प्लस पॉइंट आपके इंटरव्यू में दिलाएगी, उसमें अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब, 2 साल की कोई गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस है, नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अगर नेशनल कैडेट में आपको कोर बी या सी का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 होनी चाहिए। तो कितने पोस्ट है, 11 पोस्ट है। कंपटीशन को काफी टफ रहने वाला है, आप सभी को मैं कह रही हूँ। अगर आप फोरेंसिक साइंस से हैं, चाहे जुअलॉजी से हैं, बॉटनी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं, जिस भी बैकग्राउंड से हैं, कंपटीशन टफ रहेगा और आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कंपटीशन टफ होना बनता भी है क्योंकि आपको सैलरी बहुत अमेजिंग मिल रही है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबल जॉब है, आपको पेंशन मिलेगी। सो इसी वजह से कंपटीशन ज्यादा है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। सो बी रेडी फॉर कंपटीशन। हम जल्दी ही क्लासेस शुरू कर देंगे इसके लिए। ओके, ये आपके क्या है, जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो ये आपके विधि विज्ञान प्रयोगशाला मतलब फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक लैब में कौन कौन से डिवीजन पे है। सो पद एवं विभाग ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे रिजर्वेशन पदों की संख्या, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, डीएफएफ एंड ऑफर, ठीक है। सो अनरिजर्व कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं, उसमें से जो 2 पोस्ट हैं वो रिजर्व्ड है, एंड यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन फॉर दीज कैटेगरीज। टोटल 6 पोस्ट है जिसमें से 2 फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मेक श्योर कि आप ये पोस्ट ग्रैब करें। इसके बाद एस टी एस सी, सो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एस सी, टोटल 2 पोस्ट है जिनमें से एक फीमेल के लिए है। अनुसूचित जनजाति तो एस टी के रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं है। ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है और कोई भी फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यू एस के लिए 1 पोस्ट है एंड कोई भी फीमेल पोस्ट नहीं है। सो टोटल 11 पोस्ट है जिसमें से 3 क्या है, रिजर्व है फीमेल के लिए, ठीक है। सो ये टोटल आपके क्या है, क्लासिफिकेशन है। ओके, एज कैसे कैलकुलेट करी जाएगी यहाँ बताया गया है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एज कैलकुलेट करी जाएगी। जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स, 21 ईयर्स से छोटे आप नहीं होने चाहिए, एंड 40 क्या था मैक्सिमम एज, 42, मैक्सिमम 42 से आप ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कैलकुलेशन इस स्कीम के थ्रू आप कर लो। अच्छा, स्पेशल कैंडिडेट्स को एज में कोई रिलैक्सेशन मिलेगा तो आप ये जो स्कीम है देख सकते हैं फॉर एज रिलैक्सेशन। ओके, आरक्षण आपको उत्तराखंड में जो भी आरक्षण स्कीम चलती है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर है अनिवार्य वांछनीय आहार्यता, जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट चीजें होंगी वो आप गो थ्रू कर सकते हो बेसिकली। ओके, ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए रिक्वायर्ड चीजें, ठीक है। शासन की अधिसूचना संख्या दिस 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वो अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष मतलब इसके लेवल की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। आपको उत्तराखंड में जो मान्यता प्राप्त संस्थान है मतलब जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है वहां से आपको की हुई होनी चाहिए। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक
कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह क ये सीधी भर्ती पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट में है जिसके थ्रू बार बार उनका ट्रांसफर होता है, तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिफरेंट प्लेसेस से भी हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स के पोस्ट की वजह से या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के पोस्ट की वजह से आपको मूव करना पड़ा है बार बार, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। आई डोंट थिंक आउटसाइड उत्तराखंड जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होने वाले हैं इस एग्जाम में। सो इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड देन दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू कैन ग्रैब। ओके, सो नेशनैलिटी, नेशनैलिटी ये है कि आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया होना चाहिए। एंड इसके अलावा भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य के पूर्वी अफ्रीकी देशों में प्रव्रजन किया हो। ये आप गो थ्रू कर लो, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है और उसके अंदर अंदर आपने यहाँ पे क्या किया है, रिलोकेट किया है, देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कैरेक्टर की बात आ रही है तो इसमें यही है कि वो सारे के सारे कैंडिडेट्स, अगर आप वाइफ हैं किसी ऐसे पर्सन की जिन्होंने लीगली तौर पे अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। अगर आप कोई मेल है जिन्होंने 2 शादी करी हुई है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो इलीगल है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मेंशन करी गई है। एंड चरित्र में क्या लिखा है, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वो सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त। ऑफ कोर्स आप बहुत सुपर एथिकल होने चाहिए। ओके, आपको फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए शारीरिक योग्यता में। ऑनलाइन कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लोगे। हो सकता है कि जो भी मैंने डिस्कस करा आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्योंकि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो आपको सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही जाननी थी, नंबर ऑफ पोस्ट ही जाननी थी। क्यों आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें ठीक है, एक स्टेप डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। ओके, बाय।